Good evening, students. This lecture pertains to Payment of Wages Act 1936. In the previous session, we have done it on Microsoft Team. So we have already started, but I will sum up today's lecture with regards to this particular topic of Payment of Wages Act 1936. Now, prior to enactment of this act, the employer of workers suffered many evils at the hand of the employers. So, we have already discussed in the live class that there was utter exploitation of the workers by the hand of the employers, and there was no norms of payment of wages as such before 1936. So, there were many evils. By evils, we mean there were many malpractices done by the employers while making payment to the workers. So the employers determined the mode and manner of wages payment at they like, यानी कि employers की मर्जी होती थी, वो अपने हिसाब से पेमेंट देते थे. Now when paid in cash, wages are paid in illegal tender. This thing I have already discussed. Illegal tender मतलब वो नोट या वो करेंसी जो कि फिलहाल नहीं चलते हो, वो पकड़ा देते थे, जो रिडंडेंट हो चुके हैं. तीसरा है लार्ज नंबर ऑफ आर्बिट्री डिडक्शंस वर मेड आउट ऑफ द वेजेस ऑफ द वर्कर. आर्बिट्री का मतलब है बगैर किसी सेट तरीके से, जब मर्जी हुआ काट दिए, अलग अलग बहाने से काट दिए, वेजेस में से काट दिए. तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट, दिस वाज द थर्ड इविल प्रैक्टिस. एंड देयर आफ्टर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वर इरेगुलर और समटाइम देयर वाज नो पेमेंट ऑल टुगेदर. और कई बार कोई पेमेंट होती ही नहीं थी. मान लो इस महीने तनख्वाह मिलनी है तो इस महीने नहीं होकर दूसरे तीसरे महीने जाके बंदे को मिलती थी. तो ये चारों पॉइंट, ऑल दीज 4 पॉइंट्स दे कवर अप दैट देवर दीज इरेगुलरिटीज इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अ नीड वाज फेल्ट बाय द देन गवर्नमेंट टू इनैक्ट दिस पर्टिकुलर लॉ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. सो अकॉर्डिंगली, इन ऑर्डर टू सेट राइट द मैल प्रैक्टिसेस मेड बाय डन बाय द एम्प्लॉयर्स, दिस एक्ट वाज इनैक्टेड. इन चीजों की रोकथाम के लिए इस एक्ट को बनाया गया था. द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट ऑब्जेक्टिव, अगेन द सेम पॉइंट्स आर देयर, टू एंश्योर रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट, प्रॉपर तरीके से रेगुलर पेमेंट हो, टू एंश्योर पेमेंट इन लीगल टेंडर, यानी कि जो करंट करेंसी, जो चलती हुई करेंसी, जो एक्सेप्टेबल करेंसी हो उसी में पेमेंट हो, टू प्रिवेंट आर्बिट्री डिडक्शंस, यानी कि जो अपनी मनमर्जी से वो पैसे काट लेते थे उसकी रोकथाम हो. रेस्ट्रिक्टिंग एम्प्लॉयज राइट टू इम्पोज फाइन, इट सिंपली मीन्स दैट द हियर एंड देन the employers used to impose fine on various accounts, so that should also stop. Then providing remedies to the worker. Though if there is any, if there is any dissatisfaction among the workers regarding payment of wages, so there must be some remedy to it. There must be some authority who can hear these kind of complaints and all. So this was provided under this particular act, and these were the objectives of the act. Coming next, we have done already in the live session these two definitions of industrial establishment, which means tramway. This I have already explained. Motor transport service engaged in carrying passenger and goods. Tramway बहुत पहले चलते थे, अभी भी कलकत्ता जैसे शहर में ट्रामवे रेलगाड़ी की तरह होती है जो सड़क के बीच में चलती है. देन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसको भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट माना गया है. डॉक, जेटी एंड वार्फ, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, यानी कि जो डॉक यार्ड जहाँ पे शिप आके रुकते हैं, सामान लोडिंग अनलोडिंग होता है, उसे बोलते हैं. देन इनलैंड वेसल्स, यानी कि रिवर नेविगेशन होता है, यानी कि बोट्स वगैरह जो चलती हैं नदियों के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिकली प्रोपेल्ड, ऑफ कोर्स मोटर बोट्स हैं. माइंस, ऑयल फील्ड्स, क्वेरीज, ये सब इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं. प्लांटेशन, जहाँ प्लांटेशन चलता है, अलग अलग पेड़ पौधे बोए आते हैं. वर्कशॉप और अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस और टू ट्रांसपोर्ट और सेल, यानी कि ट्रांसपोर्ट या सेल के लिए वर्कशॉप, ये एक जनरल पॉइंट है. जितनी भी कंपनीज हैं वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो नेचुरली उनको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बोला जाएगा, बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सेल. एनी एस्टेब्लिशमेंट रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, इरिगेशन ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, जनरेशन ऑफ or production, transmission and distribution of electricity or any form of power. In the live session I have discussed already various types of production of electricity, how they are produced. ठीक है, so all these things are taken to be
So production and generation of electricity is taken as an industrial establishment. Then railway workshop, जहाँ रेलवे का काम चलता है. Saw mill, this is not will, this is mill. Saw mill and grinding factories, जहाँ पत्थरों को तोड़ा जाता है, छोटी गिटियां बनाई जाती है उस तरह का. Operated by some motor power, they should be operated by some motor power and employing not less than 10%. This thing also I have explained कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कहलाने के लिए 10 या 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए. अगर वर्कर्स की स्ट्रेंथ 10 से कम है तो उसको इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हम नहीं कर सकते. एनी प्लेस वेयर सम प्रोसेस इज कैरिड आउट हैव टू बी अ फैक्ट्री. उसी को फैक्ट्री भी बोलते हैं, बट नॉर्म्स ये है कि 10 या 10 से ज्यादा होने चाहिए. ठीक है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेजेस मीन्स ऑल रेन्यूमरेशंस, जो पैसे दिए जाते हैं बाय वे ऑफ सैलरी या किसी तरह का अलाउंस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और केपेबल इन सो एक्सप्रेस विच वुड बी पेबल टू अ पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट. यानी कि काम करने के एवज में उसको जो पैसे मिलते हैं और जो अलाउंसेज मिलते हैं उन सबको वेजेस बोला गया है. इट सिंपली मीन्स दिस. साथ ही साथ एनी रेम्युनरेशन पेबल एज अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी और ऑर्डर ऑफ कोर्ट. मान लीजिए देयर वाज सम डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस एंड द वर्कर वेंट टू द कोर्ट. सो इफ द कोर्ट गिव्स एन अवार्ड मीन्स द जजमेंट ऑफ द कोर्ट दैट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द worker. So that will also be taken as a wages only, right? Then any remuneration relating to overtime or holidays or any leave period during this period, let's say overtime. So if the normal working hours for 8 hours and the person is working let's say 11 hours या 10 hours, naturally these 2-3 hours per day के हिसाब से जितना भी overtime बनता है उसे पेमेंट करना पड़ेगा. तो overtime को भी wages में इंक्लूड किया गया है. Then the holidays you are not working, on leave you are not working, so but you are getting the money, so that will be taken as a wage only. That will be a part of wage only. Any additional remuneration under which is to be called bonus or by any other name. Bonus is a kind of profit sharing by the employer with the employees, so that is also a part of the wages only, considered to be a part of wage only. Any sum which by reason of termination of employed person is payable under law. जब बंदा को किसी को टर्मिनेट किया उसका जो बकाया बचता है, उसका जो हिसाब बनता है, that will also be taken as a wages only. ठीक है. Any sum which the person employed is entitled. ये एक जनरल पॉइंट है which says कोई भी अमाउंट ऑफ मनी जो कि एम्प्लॉयर से ड्यू है वर्कर के लिए तो उसको हम वेजेस मान लेंगे. So this is a comprehensive definition of industrial establishment and wages that we have done. Then now this thing we have not done in the live session. Responsibility for payment of wages, section 3. Every employer is responsible for the payment of wages to persons employed by him. हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की पेमेंट समय से करे. In case of person employed for such purpose, the following persons are responsible for payment of wages. Now the responsibility of paying wages is very important. Any owner can be any person, but who is supposed to pay the wages to the worker? This is very important because we have to ascertain who is responsible. So a person named as a manager in a factory who is taking overall control of the factory, he will be responsible. The person who is responsible to the employer for the supervision and control of the establishment. The owner may be different, but they have deputed somebody who is responsible as on behalf of the employer. So such person will be taken as an employer. Thirdly, in railway, the person nominated by the railway administration. You see, railway is a very big organization. In fact, Indian Railways is one of the biggest organization of the world, employing directly around 3 lakh employees. So there is a railway board. So the railway person nominated by the railway administration. Generally, railway managers, they are responsible as employers, right? So they shall be taken as a employer only. Then there is an example of canteen contractor company. Now there is a company under which there is a contractor and that contractor is running a canteen. Generally, canteen का ठेका दिया जाता है. Now the question to the class is कि for example there is a worker in a canteen and he is not getting the payment of wages. So now who will be responsible? The contractor or the company under which the canteen is being operated? Some food for thought. Just give it a thought and we will discuss in the live session. Right? Then section 4, fixation of the wage period. The person responsible for the payment of wages shall fix the wage period in respect of which wages shall be paid. Such period shall not exceed 1 month. हम जानते हैं मंथली वेजेस जनरली मिलती है, बट कई जगह वीकली एंड फोर्टनाइटली पेमेंट भी मिलती है. बट 1 महीने से ज्यादा वेज पीरियड नहीं हो सकता. मैक्सिमम
1 महीना हो सकता है, मिनिमम कुछ भी है आप वीकली दे दो, 15 डेज में दे दो, बट इट शुड नॉट एक्सीड 1 मंथ। यानी कि जो वेज पीरियड है वो 1 महीने का होता है जनरली, 30 दिन का। ठीक है। टाइम फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इन रेलवे, फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इन विच लेस देन 1000 persons are employed, wages must be paid before the expiry of the 7th day after the last day of the wage period। यानी कि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी 31 जुलाई को 1 महीना खत्म हुआ जुलाई का पीरियड, तो उसकी तनख्वाह हमें कब मिलेगी? अगस्त में मिलेगी। सो 1 से 7 अगस्त के बीच में ये पेमेंट हो जानी चाहिए, अगर लेस देन 1000 पर्सन एम्प्लॉयड है किसी भी इंडस्ट्री में या कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि पहले हफ्ते में, दैट इज 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जुलाई महीने की सैलरी मिल जानी चाहिए, वेजेस मिल जानी चाहिए, राइट। और दैट्स इट। सो दैट इज फॉर द डे एंड दैट इज योर लेक्चर फॉर द डे। ओके।